मॉर्निंग भाई, कैसे हो? अब रौनक लग रही है क्लास में, नहीं? खाली खाली टैबलेट दिख रही थी, अब लगभग हो गई पूरी। अब बैच पूरा हो गया आपका। हाँ, सोमवार से। सोमवार से व्यवस्थित क्लासें हो जाएगी। ठीक है भाई, चलो। तो क्या पढ़ रहे थे अपन? रोग, यही। हाँ, रोग ही तो पढ़ रहे थे अपन। हाँ, याद तो सही है। तो रोग करें फिर शुरू आगे। और रोगों के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं जीवाणु जनित रोग। याद करो, रोग मतलब शरीर में एक ऐसी अवस्था जिसके अंदर अपन अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार काम नहीं कर सकते हैं। रोगों का अध्ययन करना पैथोलॉजी, रोग कारक का अध्ययन करना इटियोलॉजी, रोग के प्रसार का अध्ययन करना एपिडेमियोलॉजी, रोग के से बचाव के उपाय करना प्रोफाइलैक्सिस। याद है मित्रों कुछ कुछ? फिर हमने आगे बढ़े का रोग दो प्रकार के, एक जन्मजात और एक अर्जित। फिर अर्जित रोग कितने प्रकार के? दो, संक्रामक और असंक्रामक। फिर संक्रामक रोग जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कृमि, चार प्रकार के थे। पहला पढ़ा हमने बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु जनित रोग, जिसमें पहला पढ़ा हेजा, फिर पढ़ा टीबी, फिर कौन सा पढ़ा? कुष्ठ रोग, फिर टिटनेस। यहां तक हो गया। टिटनेस लास्ट क्या लिखा ये बताओ? कुछ छूटा तो नहीं? नहीं छूटा हुआ है। लिखो टिटनेस का टीका। टीका कहाँ लिखा? इंजेक्शन लिखा हमने तो। लिखो मित्रों टीका। हम पढ़ रहे हैं रोग, और रोग में पढ़ रहे हैं मित्रों टिटेनस या टिटनेस। कौन से बैक्टीरिया से होता है ये? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ध्यान रखना मित्रों, नीचे मैं नोट करके आपको लिखाऊंगा। ये तो है टिटनस, और एक रोग होता है मित्रों टिटेनी। तो टिटेनी अलग है और टिटनस अलग है। टिटेनस या टिटनस तो एक बैक्टीरियल रोग है जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है। और टिटनस मित्रों एक हार्मोन होगा हमारे शरीर के अंदर जिसका नाम है पैराथार्मोन। इसकी कमी होगी तो इसकी कमी होने से रक्त में क्या हो जाएगी मित्रों? कैल्शियम की कमी। और रक्त में कैल्शियम की कमी होने से शरीर के अंदर आते हैं एंठन। क्या आते हैं मित्रों? एंठन आते हैं। एंठन मतलब समझ गए ना? क्रप्स आते हैं, बाइट है। तो इसको कहते हैं टिटेनी। तो ये तो हो गया एक हार्मोनल रोग, और ये हो गया एक बैक्टीरियल रोग, लेकिन दोनों अलग है होने के कारण के आधार पर। लक्षण दोनों के सेम में मिलते जुलते, इसलिए नाम भी मिलता जुलता। तो कभी आइए टिटेनी तो करेंगे हार्मोन, और आज टिटेनस तो हो जाएगा जीवाणु। ध्यान रखना मिलता जुलता है दोनों। पहले इसको पूरा निपटाते, फिर इसकी बात करेंगे। तो जो आज नए हैं उनके लिए अपन इस रोग को तो एक बार थोड़ा सा पूरा पढ़ ही लेते हैं। तो हेडिंग लगाओ टिटनेस, नए वाले लिखो रोग का नाम टिटनेस, है ना बेटा? लग तो रहा है कुछ कुछ। कौन कौन आज फर्स्ट डे? काफी जन है। तो लिखो मित्रों टिटनेस। लिखो इसका रोग कारक, ताकि उनका ये रोग तो कम से कम पूरा रहेगा। 2 मिनट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ले लो भाइयों, अनुमति है आप लोगों की। चलो लिखो रोग कारक। लिखो इसका नाम क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। रोग कारक लिखो एजेंट। किसका? टिटनेस का। कौन से बैक्टीरिया से टिटनेस होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से। तो रटने की जरूरत नहीं है, टिटेनी पीछे आ रहा हो जाएगा टिटनेस। फिर लिखो संक्रमण, इन्फेक्शन। टिटनेस का संक्रमण, इन्फेक्शन। बताओ कैसे होता है? रोगी से जब चोट घाव होगा तो इसका बैक्टीरिया अंदर जाने से होता। तो लिखो एक लाइन संक्रमण में, यह जीवाणु
जंग लगे लोहे, जंग लगे लोहे व घोड़े की गोबर में पाया जाता है। जंग लगे लोहे तथा घोड़े की गोबर में पाया जाता है, जो शरीर के अंदर चोट या घाव से प्रवेश करता है। चोट होगी, घाव होगा तो ये सीधा प्रवेश करेगा, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर, नाक के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। वो बेटा बैक्टीरिया को मार देता है। तो ये आ भी जाएगा तो मुंह के माध्यम से अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि मुंह में इनको मारने वाला, बैक्टीरिया को मारने वाला एंजाइम है जिसका नाम है लाइसोजाइम। इसलिए चोट घाव होगी तो वहां तो लाइसोजाइम होगा नहीं, तो ये अंदर जा सकते। कोई पूछ ले सर, मुंह भी तो हवा में ही है खुला, हवा भी आ रही है, वापस भी जा रही है, तो ये बैक्टीरिया वायरस अंदर जा सकता है कि नहीं जा सकते? जा सकते। इनसे हमारा सुरक्षा होगी। नेक्स्ट, लक्षण। क्या लक्षण होंगे तो कहेंगे इसको टिटनेस हो सकता है। लक्षण क्या होगा मित्रों? हाँ लिखो, सबसे पहले लिखो जो लॉक, जबड़े में अकड़न होगा। सबसे पहले जबड़े की पेशियों में अकड़न। सबसे पहले जबड़े की पेशियां लॉक होगी, जबड़े की पेशियों में अकड़न होगा। अकड़ मतलब समझ गए ना, लॉक हो जाएगी, अकड़ जाएगी। और एक दो शरीर में क्या होंगे? एंठन उत्पन्न होते हैं। एंठन मतलब समझ गए ना, क्रैप्स आते हैं। क्रैप्स मतलब समझ गए, एंटन आते हैं। अरे बाइटे आते हैं, एंटन। ऐसा नहीं देख रहे हो ना? सुबह सुबह एकदम फ्रेश माइंड है, अच्छे से याद भी होता है, और आप जाकर वापस भी पढ़ते हो। बेटा एक्स्ट्रा भी पढ़ते रहना, साथ साथ पढ़ते हो ना। कुछ मैं भी पढ़ा रहा हूं, कुछ आप भी पढ़ोगे, दोनों मिलकर के अपना सपना पूरा करें। पढ़ना तो पड़ेगा, और मैं रोज ही कहता हूं, कैसे भी करके मैं आपको हल्का सा मोटिवेट करता रहता हूं कि पढ़ो 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 मत, पढ़ा करो। पढ़ते तो हो, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। बढ़ते हैं आगे तो फिर लक्षण हो गया, सब कुछ हो गया। लिखो उपचार। किसका? टिटनेस का। पता तो है ना पढ़ क्या रहे हैं? उपचार लिखो। एक तो इंजेक्शन, एटीएस। टीटी का इंजेक्शन लगाते हैं ना मित्रों, लिखो एटीएस का इंजेक्शन। एटीएस का इंजेक्शन। और क्या करेंगे? एंटीबायोटिक दवाई देंगे। लिखो एंटीबायोटिक। और यहां तक लिखा था, तो आप भी लिखना शुरू कर दो, तो फिर बैठे हो। लिखो टिक्का। 2 मिनट लगे पर एक रोग पूरा व्यवस्थित हो जाएगा। लिखो वैक्सीन। वो तो वैक्सीन कौन सी होगी? डीपीटी। लिखो मित्रों, टीका लिखो कौन सा होगा? डीपीटी का टीका। डीपीटी। हुक्म अभी बताते हैं, बिना कहीं बताता वैसे भी, क्योंकि यही प्रश्न आता है एग्जाम में। पिछली जो 2019 और 20 की भर्तियां रही मित्रों, उसमें छाया रहा डीपीटी। मतलब पूरा नाम इसका पूछा, एलडीसी में भी पूछा था पिछली बार आपके 18 में, डीपीटी का पूरा नाम क्या है। पटवारी में भी पूछा अभी, डीपीटी का पूरा नाम क्या है। तो ये प्रश्न पटवारी 2020 वाली और एलडीसी 2018 वाली में आया हुआ है। और आप ये काम करना, आपके पास अगर अभी टाइम है तो आरएसएम बोर्ड के पुराने पेपर आते हैं मार्केट के अंदर, पुराने क्वेश्चन, ओल्ड पेपर, उसमें से पुराने पेपर को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना। अभी आपका समय फुल है ना। जैसे रोग रक्त पढ़ा दिया, तो रक्त के पुराने क्वेश्चन आज तक आरएसएम बोर्ड ने क्या पूछे वो आपको करने। समझ गए मेरे कहने को मित्रों? जैसे रोग पढ़ा देंगे तो रोग के आज तक आरएसएम बोर्ड ने क्या पूछा है, ये प्रश्न आपको ज्यादा से ज्यादा करने। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, उसके आसपास आएगा। 100% आप पूरे में पूरे कर लोगे। थोड़ा सा सहयोग आपको भी करना है, थोड़ा सा मैं भी प्रयास करूंगा कि अपने एलडीसी में रक्त के क्या प्रश्न पूछे, रोगों के क्या प्रश्न पूछे, मैं भी आपको सॉल्व कराऊंगा, मैं भी करवाऊंगा बोर्ड पे आपको भी करना। दोनों मिलके काम करेंगे।
और आपके किया हुआ होगा और मैं वापस बोर्ड पे करूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा प्रयास तो करोगे आप भी मेरे साथ, कैसे भी करके अपना सिलेक्शन कराना हम लोग को। हम भी लगातार प्रयास करेंगे, आप भी करेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे। अकेला शिक्षक कुछ नहीं कर सकता, काम दोनों मिलकर करेंगे तब अच्छा होगा और निखार आएगा। चलो, और उसमें कोई दिक्कत आएगी तो बेटा मैं भी उसको पढ़ूंगा, आप भी पढ़ना, और दोनों पढ़ करके कुछ नई चीज और लाएंगे। बिना पढ़े तो कुछ मिलेगा नहीं, ना तो मेरे को मिलेगा और ना ही आपको मिलेगा। चलो, लिख दिया टीका। लिखो डीपीटी का पूरा नाम। डी फॉर डॉग नहीं, लिखो डी का मतलब डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया। पी का मतलब पर्टुसिस, और टी का मतलब टिटनस। तो ये है मित्रों डीपीटी, डीपीटी का टीका। याद रह जाएगा। डी फॉर क्या हो गया? डिफ्थीरिया। पर्टुसिस का मतलब ब्रैकेट लिख दो काली खांसी। पर्टुसिस क्या है? काली खांसी, कुकुर खांसी, कुत्ता दाई बोलते हैं ना भाई, काली खांसी। और टिटनेस तो है ही है, टिटनेस। तो ये एक ऐसा टीका हो गया जो एक साथ कितने रोगों में लगता है? 3। कौन कौन से? डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस। तो 3 रोगों में लगता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? कितने एंटीजन हो गए इसमें? 3। तो ब्रैकेट लिख दो, ये ऐसे लगा के लिख दो ट्रिपल एंटीजन। 3 रोगों के एंटीजन एक साथ हो गए इसमें। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से किस टीके में ट्रिपल एंटीजन है? एक तो हो गया डीपीटी, एक होगा एमएमआर। एमएमआर बताऊंगा आगे। ये 2 है जिसमें ट्रिपल 3 एंटीजन एक साथ है। लिख दिया होगा आप लोगों ने। तो मित्रों ये रोग हो गया आपका कौन सा? टिटनस। देखो इधर, टिटनस का रोग कारक क्या हो गया? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। रटने की जरूरत नहीं है, मिलान कीजिए आएगा। तो टिटनस पीछे टिटेनी, आराम से मिला लेंगे। संक्रमण कैसे होता है मित्रों? चोट घाव से, क्योंकि जंग लगे लोहे पर पाया जाता है, और लोहे की कभी लगे तो इसके होने के चांस रहते हैं, क्योंकि सीधा संपर्क में आया। इसलिए लोहे की लगने पर अपन टीटी का इंजेक्शन लगाते हैं। क्या हर बार टीटी का इंजेक्शन लगाते हैं अपन? नहीं। तो भी अपन को रोग होता है क्या? नहीं, क्योंकि हमें पहले से अपनी मां ने अपन को सुरक्षा कवच पहना दिया। किस रूप में? डीपीटी के रूप। इसलिए अपन को ये होने के चांस नहीं है। टीका लग रखा है, एंटीबॉडी अपने शरीर के अंदर इसके लिए तैयार पड़ी। और ऐसा टीका जो एक साथ कितने रोगों के लिए लगता है? 3। कौन कौन से? डिप्थीरिया, पर्टुसिस मतलब खांसी, और टिटनस। और इंजेक्शन हो ही गया था, एटीएस। भाइयों में बार बार एक शब्द बोल रहा हूं, एंटीबायोटिक। नाम सुना आपने भी, मैंने भी बोला। तो बताओ एंटीबायोटिक क्या होती है? दवाई होती है जो किससे प्राप्त होती है? सूक्ष्म जीवों से। बैक्टीरिया, वायरस, कवक सूक्ष्म जीव से ही प्राप्त होती है। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राप्त ऐसे रासायनिक पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकते हैं या उन्हें नष्ट करते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ को नाम दिया जाता है एंटीबायोटिक। और पहली एंटीबायोटिक खोजी थी किसने मित्रों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कौन सी थी? पेनिसिलियम। किससे प्राप्त की थी? पेनिसिलियम नोटेटम से। तो नोट लगा के लाइन एक लिखी दो। लिखो नोट, नोट लगाओ, और नोट के अंदर लिखो मित्रों एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक लिखो मित्रों। वे रसायन केमिकल जो सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राप्त होते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राप्त होते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राप्त होते हैं तथा दूसरे
तथा दूसरे सूक्ष्म जीव की वृद्धि रोकते या उन्हें नष्ट करते एंटीबायोटिक कहलाते हैं। एंटीबायोटिक कहलाते हैं, लिखा। तो एंटीबायोटिक क्या है? रासायनिक पदार्थ, केमिकल है मित्रों। और ऐसे केमिकल जो किसी दूसरे जीव से प्राप्त होंगे और दूसरे जीव के ऊपर डालेंगे तो उसकी वृद्धि को रोक देंगे या उसको क्या कर देंगे मित्रों? नष्ट करेंगे। जैसे एक बैक्टीरिया से प्राप्त हुआ और दूसरे बैक्टीरिया को मारा, एक कवक से प्राप्त हुआ और दूसरे बैक्टीरिया को मारा, तो वो कवक बैक्टीरिया हुए तो सूक्ष्म जीव मित्रों, और दूसरे सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोक दी या उनको नष्ट कर दिया। ऐसे केमिकल को वर्तमान में क्या नाम दिया जाता है? एंटीबायोटिक। तो सीधा प्रश्न आ जाए, एंटीबायोटिक किससे प्राप्त होते हैं? सूक्ष्म जीवों से, हम लोगों से नहीं, माइक्रो एनिमल से प्राप्त होते हैं। दूसरा देखो मित्रों, प्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक, सीधा प्रश्न पूछ ले, फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी है? प्रथम खोजी गई कौन सी है मित्रों? नाम पेनिसिलियम। पढ़ रखा आपने, याद करो, 10वीं में था ना ये, तो 12वीं में 10वीं में कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। भूल गए, कोई बात नहीं, मैंने वापस लिख दिया। भूल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, बस वापस नहीं भूलना, ये बड़ी चीज। एक बार गलती हो सकती है, दोबारा नहीं होना चाहिए। पेनिसिलियम किसने खोजी? नाम पूछ लो, वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सबसे पहले खोजी गई एंटीबायोटिक कौन सी है पूछिए तो आंसर दोगे पेनिसिलियम। किसने खोजी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने। खोजकर्ता लिखो मित्रों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। खोजकर्ता साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लिख दिया होगा। किससे खोजी मित्रों इन्होंने? ये भी लिख दो, एक कवक से खोजी, फंगस से। किससे मित्रों? कवक से। याद रखना, पूछ ले किससे खोजी तो आप क्या कहोगे? कवक। कवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंजाई, या सामान्य भाषा में क्या बोलते हो? पपून। और इस कवक का नाम है मित्रों पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम लिख दो। ये एक फैक्ट हो गया, सीधा पूछा जाए तो अपन को याद होना चाहिए। सीधा प्रश्न आ सकता है, बताइए प्रथम एंटीबायोटिक कौन सी है? पेनिसिलियम। बताइए प्रथम एंटीबायोटिक किससे प्राप्त की गई? पेनिसिलियम नोटेटम। बताइए पहली एंटीबायोटिक किस वैज्ञानिक ने खोजी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पहला हमेशा इंपॉर्टेंट होता है जनरल साइंस के अंदर। चलो मित्रों, दो जगह आपको सबसे बड़ी समस्या रहती है, कौन से? इधर देखो, एक जब भी आपके सामने मैं बोलूंगा सेवाल और एक में आपके सामने जब भी बोलूंगा कवक, तो इसमें आपको कई बार थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर सेवाल क्या होता है और कवक क्या होती है। तो ढंग से सुनो ताकि जब भी ये शब्द आए तो डायग्राम आपके सामने दिमाग में बिंब बन जाएगा, अच्छा वो सेवाल होती है और ये कवक होती है। पता होना चाहिए दोनों में अंतर। तो अच्छे से सुनना मित्रों, आपकी पानी की मटकी पे जो सेवाल आती है, देखा पानी की मटकी पे लील आती है, काई, वो होती है मेरे भाई सेवाल। काई आते ना हरी हरी लील, और जो रूम लेके रहते हैं उनके जरूर मिल जाएगी। जो रूम लेके रहते हैं उनके रूम पे सेवाल और कवक दोनों मिल जाती है। तो समझ गए, क्योंकि मटकी कब धोई थी? जिस दिन आए थे। वापस कब धुलेगी? जिस दिन जाएंगे। खाली होगी तब ना धुल जाएगी, और उसके ऊपर हली हली लील आती रहती है, हो जाएगी सेवाल।
दूसरा क्या है? कवक। प्यारे मित्रों, ये भी आपके रूम लेने वाले प्यारे प्यारे विद्यार्थियों के रूम पे जरूर मिलती है, क्योंकि आपको सबसे खतरनाक लगता है दो का, एक धोना और एक बनाना। चाहे कपड़े हो चाहे बर्तन, तब तक नहीं धुलते हैं जब तक सभी ऑप्शन समाप्त नहीं हो जाते। एक शर्ट बच गए हो तो भी 4 दिन निकाले जा सकते हैं। जैसे यहां से आप अभी छुट्टी होगी, 2 दिन थोड़ी क्लास सोमवार से पूरी हो जाएगी, तो छुट्टी होगी आपकी, आप जाओगे और रूम गए, मन में है कि यार चाय पी जाए, मौसम भी ठीक है, दूध की थैली लेके गए, दिमाग खराब, इधर देखा भगोला भरा, इधर देखा इसमें चाय बनानी, क्या करे, इधर इधर, तो अचानक नजर पड़ी लोटा पड़ा है, ला ऑप्शन होना चाहिए अपने पास। तो रूम लेने वाले ऑप्शन, सही बोला ना मित्रों? और अब ऑप्शन कुछ नहीं है, अब सभी बर्तन लाओ, अब सबका हो गया सफाया। तो बेटा जी वो बर्तन पड़े रहते हैं, उसमें सब्जी पड़ी है तो 2 दिन पड़ी है, 3 दिन तो 3 दिन पड़ी है, उसके ऊपर हिवाड़ आती है। रोटी पड़ी रहती है, काली काली हिवाड़ आ जाती है, व्हाइट व्हाइट, देखा आपने? वो होती है कवक, फफूंद। अरे अचार पे व्हाइट आती है ना, अचार पे फफूंद, वही है कवक। आप जिसको हिवाड़ बोलते हो, हम उसको कवक बोलते हैं, फफूंद। और फफूंद से होते हैं दाद, खुजली, बालों का झड़ना। दाद सुना नाम, रिंगवॉर्म। फफूंद जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ी, एक बार दाद हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल से ठीक होता है, क्योंकि फफूंद, नाम ही फफूंद दे दिया, जो आसानी से नहीं जाए। आया समझ में मेरे प्यारे भाइयों? तो ये होता सेवाल और कवक। अंतर हो जाएगा? कवक मतलब अचार पे रोटी पे आने वाली, और सेवाल मतलब लील, काई। तो कभी भूलोगे नहीं मेरे भाई। तो जब भी सेवाल बोलूंगा दिमाग में आ जाएगा लील की बात कर रहा है, काई की, और जब भी कवक बोलूंगा तब क्या हो जाएगा? फफूंद की हो जाएगा मित्रों दोनों। या आया हुआ एलडीसी में, निम्न में से कौन अपघटक है? उत्तर था कवक व सूक्ष्म जीवाणु। एक एक पुराने प्रश्न भी मैं आपको साथ में सब्जेक्ट जहां टॉपिक आएगा बोलता रहूंगा। बढ़े आगे अब, चलो अगला रोग लिखो कौन सा है? डिफ्थीरिया। लिखो मेरे प्यारे भाइयों, डिफ्थीरिया। तो रोग लिखो अगला, डिफ्थीरिया। कौन सा रोग पढ़ रहे हैं? डिफ्थीरिया। रोग कारक लिखो, इसका रोग कारक कॉर्नोबैक्टीरियम डिफ्थेरी। कॉर्नो बैक्टीरियम, कॉर्नोबैक्टीरियम डिफ्थेरी। तो डिफ्थेरिया के पीछे क्या आ रहा है मित्रों? डिफ्थेरी। तो रटने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। आइडिया लग सकता है क्या? बिल्कुल लग सकता है। डिफ्थेरी तो जाएगा डिफ्थेरिया, हो जाएगा ना? कौन सा है? कॉर्नोबैक्टीरियम डिफ्थेरी। कर लोगे? बढ़ू आगे? हो गया रोग कारक। तो लिखो मित्रों, संक्रमण, इन्फेक्शन कैसे फैलता है? तो लिखो प्यारे मित्रों, हवा द्वारा। किससे फैलेगा? हवा से। लक्षण, क्या लक्षण होंगे तो हम कहेंगे इसको डिप्थीरिया हो सकता है? मित्रों ये श्वास का रोग है, इसमें श्वास में तकलीफ होती है। श्वास के अंदर श्वसन नली में एक झिल्ली बन जाती है, मेम्ब्रेन, जिससे हम श्वास लेंगे, झिल्ली तो उससे टकराएगी गैस है, तो श्वास में दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, गले में दर्द रहता है, गला भारी भारी रहता है। मतलब एक नॉर्मल होता है ना, कई बार जुकाम भी नहीं, जुकाम जैसे लक्षण होते हैं, गला भारी भारी, श्वास लेने में दिक्कत होती है, गले में एक टॉन्सिल होते हैं वो अलग, श्वास में दिक्कत होती है, वो होता है मित्रों कॉर्नोबैक्टीरियम डिफ्थेरी। तो लिखो, श्वसन नली में सफेद झिल्ली बन जाती है। श्वसन नली में, श्वसन नली में सफेद झिल्ली बन जाती है, जिससे श्वसन नली में सफेद झिल्ली बन जाती है, जिससे श्वास लेने में तकलीफ होती है। श्वसन नली में
सफेद झिल्ली बन जाती है जिससे श्वास लेने में तकलीफ होती है, दर्द होता है गले के अंदर। श्वसन नली में क्या बन जाएगी मित्रों? सफेद झिल्ली, जिससे क्या होगा? श्वास लेने में दर्द होगा, तकलीफ होगी। नेक्स्ट, उपचार टीका लगेगा, कौन सा? डीपीटी। पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, अब तो तीनों में लिख देंगे ना। तीन कौन? डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस। तो दो तो हमने निपटा दिए, तीसरा आप लिखते हैं, लिखो काली खांसी। तो लिख दो टीका डीपीटी, और साथ में लिख दो एंटीबायोटिक दवाई देंगे डॉक्टर, उसके हिसाब से क्या कंडीशन है, दवाई भी दी जाएगी, एंटीबायोटिक की गोलियां। नेक्स्ट, काली खांसी। कौन सी खांसी मित्रों? काली खांसी, या इसी को क्या बोलते हैं? पर्टुसिस, काली खांसी। रोग कारक याद होगा आप लोगों को, क्या है मित्र इसका रोग कारक? याद है किसी को? याद करो साइंस वालों। हीमोफिलस, पर्टुसिस। आर्ट्स वाले कौन कौन है बेटा? आपको घबराने की जरूरत नहीं है, साइंस वाले ने एक ने भी उत्तर बोला, समझ गए? तो आपके बराबर ही है। हाँ, समझ गए ना? अगर उनको आता तो तुरंत बोल जाते, और ऐसा विद्यार्थी कभी नहीं होता जिसको आता और वो बोले नहीं, मन में दबाई। मैं तो विद्यार्थी को मानता हूं कि विद्यार्थी के मन में अगर थोड़ा भी आता है तो तुरंत उछलेगा, निकलेगा, क्योंकि विद्यार्थी का एक जिज्ञासा का गुण होता है। तो समझ गए ना? दिक्कत कुछ नहीं है, जितना आप पढ़ोगे उतना वो भी पढ़ेंगे, इसलिए मस्त रहो, व्यस्त रहो और पढ़ते रहो। चलो, रोग कारक कौन सा? हीमोफिलस पर्टुसिस कह सकते हैं। पॉस्टुला नहीं, हाँ बोटुला पैट्रिस, पॉस्टुला उसमें हो जाएगा, प्लेग में, एक ही बात है। नेक्स्ट लिखो, रोग कारक हो गया, तो लिखो संक्रमण, इन्फेक्शन। संक्रमण बताओ मित्रों कैसे फैलता है? एक बात ध्यान रखना मित्रों, 6ठी से 10वीं 12वीं की जो एनसीईआरटी होती है उसमें से ही लगभग मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा, और आपको ये किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कारण, पहली बात तो पूरी आपसे पढ़ी भी नहीं जा सकती, और दूसरी बात मैं पढ़ के आया हूं, तो उसकी समरी जो होती है, मेन प्रश्न, वो मैं आपको नोट्स के अंदर साथ साथ लिखा दूंगा। तो आपको इधर उधर ज्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं। हाँ, आपको जरूरत एक है, जो पढ़ाया वो याद करना, बाकी मैं कोशिश करता रहूंगा और मेहनत करता रहूंगा। ठीक है मित्रों? एनसीईआरटी, क्योंकि इतने दिन तो अपने राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों अलग अलग चल रहे थे, अब पूरी किताबें एक हो गई, तो हम भी एक ही पढ़ेंगे और एक ही पढ़ाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, पूरी कोशिश करेंगे कि क्लासों का सार अपने नोट्स के अंदर आना चाहिए, और यही है मेन एग्जाम में आने का मकसद। अब जैसे ये देख लो, कल परसों एग्जाम हुआ आप वाला, पूरी एनसीईआरटी की लाइनें उठा के दिए, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं जो एनसीईआरटी से बाहर हो। तो हम भी कह रहे हो और आप भी कह रहे हो एनसीईआरटी से ही आता है, और आप कहो ना, कई विद्यार्थी एक जिज्ञासा होती है, सर मैं एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता हूँ, कोई अच्छी किताब बता दो, बुक बता दो, क्या पढ़े? तो बेटा सबसे बढ़िया होती है साइंस के लिए तो 9वीं और 10वीं की किताब में से वो पार्ट पढ़ो जो अपने कोर्स में है, वो सिलेबस में। आउट ऑफ सिलेबस पढ़ के भी समय खराब करेंगे। जैसे रोग दिया तो 9th और 10th में रोग का टॉपिक पढ़ सकते हैं, रक्त दिया तो रक्त को केवल पढ़ सकते हैं। समझे मेरे कहने का मतलब? एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो तो ये चीज। नेक्स्ट, संक्रमण, खांसी कैसे फैलेगी? हवा द्वारा। खांसेगा तो आगे से आगे लिखो हवा द्वारा, हवा से आगे खांसी गिफ्ट मिलती है, हवा द्वारा। फिर लिखो लक्षण, क्या लक्षण होंगे? तो हम कहेंगे इसको, तो लिखो लगातार खांसी चलती, लगातार क्या चलेगी प्यारे मित्रों? खांसी चलती रहती है।
लगातार खांसी चलेगी। नेक्स्ट, लक्षण हो गए, उपचार वही लिख दो, डीपीटी का टीका। और कब सिर्फ डॉक्टर लक्षण के अनुसार देगा, डीपीटी का टीका मेन तो, और बाकी कब सिर्फ होती है मित्रों, और एंटीबायोटिक होगी जो डॉक्टर लक्षण के आधार पर, कंडीशन के आधार पर अलग अलग दवाइयां लिखता है, और कुछ नहीं लिखना, टीका ही लिखना। मित्रों फालतू पेज नहीं भरूंगा, काम की चीज लिखाऊंगा। यूं चाहते तो खूब सारी बातें लिख सकते, लेकिन नहीं, इतना ही लिखो कि एग्जाम में बाहर नहीं जाना चाहिए और फालतू बर्डन नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि केवल साइंस से नहीं सब कुछ याद रखना है। तो मैं आपका इतना पढ़ूंगा कि प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए और फालतू बर्डन नहीं होना चाहिए। लक्षण हो गए, उपचार हो गया, रोग हो गया। देखो यहां से ज्यादा प्रश्न ये बनेगा, इनमें से कौन सा जीवाणुजनित है या नहीं है, एक जो आज तक एग्जाम में प्रश्न बने। दूसरा, इधर रोग के नाम, इधर रोग कारक मिलान खींचिए। तीसरा, इनमें से कौन सा टीका लगता है, या इनमें से कौन सा कथन सही है या गलत है। बस ये 4 तरह के पेपर में प्रश्न अपने यहां से बनेंगे, और चारों को मैं कवर करके चलूंगा। अब लिखो अगला रोग कौन सा है, लिखो साहब टाइफाइड। टाइफाइड, इसी को बोलते हैं मित्रों मोती जरा, इसी को बोलते हैं मियादी बुखार। मोती जरा, टाइफाइड, या क्या बोलेंगे मित्रों, मियादी बुखार। टाइफाइड कह दो या मोती जरा कह दो या मियादी बुखार कह दो। अच्छा, अपन सामान्य भाषा में मारवाड़ के लोग मारवाड़ी में इसको क्या बोलते हैं, निकाड़ा। क्या नहीं, इसको निकाड़ा हो गयो, निकालो निकल गयो, बोलते नहीं बोलते, वो निकाड़ा मतलब होता है मित्रों टाइफाइड। और इंग्लिश में तो एक ही शब्द है टाइफाइड, बाकी सब हिंदी में। अब मोती जरा भूल जाओ, मियादी बुखार भूल जाओ, तो ऑप्शन में इधर इंग्लिश में देख लो, एक ही शब्द मिलेगा टाइफाइड। तो हो गया रोग का नाम टाइफाइड। अच्छा, इसका बैक्टीरिया का नाम लिखो, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। किस बैक्टीरिया से ये होता है रोग कारक, साल्मोनेला टाइफी। देखो प्यारे मेरे मित्रों, मैं रोग पहले आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं आपको चाहता तो पहले दूसरे टॉपिक भी पढ़ा सकता था। इसके पीछे भी मेरा मकसद है कि शुरुआत में विद्यार्थी में एक जोश होता है तैयारी का, मन के अंदर एक उमंग होती है, तो उस जोश और उमंग का मैं यूज करके ये नाम आपको याद कराना चाहता हूं। और लास्ट में फिर क्या होता है, पूरा बर्डन हो जाता है, फिर अलग अलग सब्जेक्ट भी चलते हैं, तो आप समय कम देते हो, और अभी आप पूरा समय दिया जा सकता है इस टॉपिक को, तो नाम को अच्छे से पढ़ा जा सकता है। इसलिए इन रोगों को मैं पहले पढ़ाता हूं, हमेशा तीनों एलडीसी बैच में पहले पढ़ाए मैंने रोग, तीनों में ही। वो बीच में फिर मैं जयपुर चला गया, तब तीनों की शुरुआत मेरे हाथों से ही हुई, तीनों में मैंने ये टॉपिक शुरू किए। मेरा मकसद इतना था कि 2-2 घंटे क्लास लगे तब तक ये रटने वाला टॉपिक, रटने ना, इसमें रोग का नाम साल्मोनेला टाइफी है तो है, आपको याद रखना पड़ेगा, तो ये मैंने पहले पढ़ाया है ताकि आप लोग समय दे सकते हो। फिर बाकी टॉपिक तो क्लास में याद करा देंगे, आनुवांशिकता अपवाद क्लास में याद हो जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ समझना होता है। चलो इधर, तो रोग कारक का नाम क्या है मित्रों, साल्मोनेला टाइफी। फिर लिखो इसका संक्रमण, कैसे ये फैलता है। संक्रमण, संक्रमण के अंदर लिखो, इन्फेक्शन के अंदर दूषित भोजन व दूषित जल द्वारा। दूषित भोजन, दूषित भोजन व दूषित जल से ये फैलता है। दूषित भोजन और किससे फैलेगा मित्रों, दूषित जल से। लिख दिया होगा। लक्षण बताओ मित्रों, निकाला हुआ होगा किसी को आप में से, कभी हुआ क्या, तो क्या होता है, बुखार आता है, बिल्कुल सही है। सिर दर्द रहता है,
और आंतें इसके अंदर प्रभावित होती है, आंतें खराब हो जाती है, पाचन की क्रिया डिस्टर्ब हो जाती है, तो उल्टियां भी होती है। तो लिखो लक्षण, बुखार, सर दर्द। बुखार होगा मित्रों, सिर दर्द होगा और शरीर पर लाल लाल क्या हो जाते हैं मित्रों, चकते हो जाते हैं, स्पॉट, लाल लाल चकते हो जाते हैं, हल्के हल्के से लाल लाल आपको यूं फुंसिया टाइप चकते नजर आएंगे, बहुत बारीक बारीक। और लिखो मित्रों, इसमें आंत प्रभावित होती है। सबसे ज्यादा इफेक्टिव किस भाग का होता है इसके अंदर, आंतें, इंटेस्टाइन, जो आंत होती है अपनी वो, और उसमें भी कौन सी आंत, छोटी आंत, वो इसके अंदर प्रभावित रहती है, इफेक्टिव होती है, संक्रमण हो जाता है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में दिक्कत आती है। ये हो गया इसके लक्षण। उपचार, टीका लिखो। एक तो एंटीबायोटिक तो देंगे, बैक्टीरियल सब रोगों में एंटीबायोटिक देंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया में ही काम करती है, वायरल रोगों में काम ही नहीं करती। तो लिखो उपचार में एक तो एंटीबायोटिक और एक टीका लिखो, टीएबी का टीका। टीका कौन सा होगा मित्रों, टीएबी का टीका। टाइफाइड ए एंड बी इसका पूरा नाम है, टीएबी, टाइफाइड ए बी, यही नाम दे रखा है, तो शॉर्ट में क्या बोल दिया, टीएबी, टाइफाइड ए एंड बी, तो टीएबी बोलते हैं इसको। टीका लगाओ कौन सा, टीएबी, टाइफाइड का टीका। अच्छा, इसमें जांच पूछते हैं, किसमें मित्रों, दो जगह जांच। देखो जांच का प्रश्न अगर आया एग्जाम में तो तीन जगह से आएगा, एचआईवी या टाइफाइड या टीबी, क्योंकि तीनों वर्तमान में चर्चा में। और आज तक कंपटीशन में जब जब भी जांच पूछी है तो या तो टाइफाइड की पूछी है, या एचआईवी की पूछी है, या टीबी की पूछी है। तो इन तीनों जांचों को याद रखना। मैंने ऐसा नहीं किया कि 100 जांचें लिखा दी, मैंने कहा 2 पूछेंगे, 4 जांचें लिखे पूछ रहा हूं, 1-2 पूछेगा, तब तो याद रख लोगे। शॉर्ट सेलेक्टिव का मतलब ये होता कम पढ़ा के इसमें से प्रश्न लाओ, पूरी किताबें भरा दूर कह दे सब आएगा तो फिर वो तो पहले ही आ जाता, घर पे पढ़ लेते इधर। तो लिखो जांच, विडॉल टेस्ट होता है इसमें, विडॉल टेस्ट याद रखना मित्रों। इसमें मेरे किस्मत भी काम करते हैं, लक फैक्टर भी काम करते हैं। शॉर्ट लिखूंगा, कम लिखूंगा, प्रश्न मिलेगा। यहां नहीं, केवल लैब नहीं है, कंप्यूटर अनुदेशक देख लो, सेम टू सेम प्रश्न है। अनुदेशक भी तो जस्ट हुआ था, वहां भी शॉर्ट सेलेक्टिव। बढ़े आगे, तो टाइफाइड या कौन सा मित्रों, मोती जरा, या इसी को क्या बोलते हैं, मियादी बुखार। रोग कारक साल्मोनेला टाइफी। संक्रमण दूषित भोजन व दूषित जल से। लक्षण बुखार होगा, सिर दर्द रहेगा, और मित्रों शरीर पर लाल लाल चकते हो जाते हैं। टीका कौन सा लगेगा, टीएबी का, और जांच कौन सी होगी मित्रों, विडॉल टेस्ट। हो गया व्यवस्थित एकदम। नेक्स्ट बढ़े आगे, आगे देखो, टाइफाइड ए एंड बी, टीएबी वही टाइफाइड ए और बी। तो इसलिए मैंने लिखना उचित नहीं समझा, क्योंकि पेज भरेगा केवल, है नहीं कुछ। बढ़ो आगे बोले, कोई दिक्कत और कुछ पूछना। देखो मेरे से कोशिश पूरी की है कि कम से कम लिखाया जाए और पूरी बात लिखाई जाए, शब्द कम से कम होने चाहिए और पूरा मैटर आना चाहिए, क्योंकि केवल और केवल लिखना नहीं, उनको याद भी करना है। याद हो रहा है कुछ कुछ? तो टीका कौन सा है, टीएबी। जांच कौन सी है, विडॉल। लक्षण क्या है, बुखार, सर दर्द। प्रश्न सदा देखो ऐसे भी प्रश्न दिया जा सकता, एक रोग जिसके अंदर व्यक्ति को हल्का बुखार रहता है, शरीर पर लाल लाल स्पॉट हो जाते हैं, लाल लाल दाने उभर आते हैं, और उसमें विडोल नामक जांच की जाती है, बताइए वह रोग कौन सा है। ऐसे भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, समझे। सत्य असत्य कथन, बड़े बड़े लाइनें देकर एक शब्द का उत्तर, मित्रों वो तभी होगा जब हमें इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पूरा नॉलेज होगा।
निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल द्वारा फैलता है? हैजा, टाइफाइड, पोलियो, सभी। तो याद करो हैजा दूषित जल, याद करो टाइफाइड दूषित जल, और दो हो रहा है तो तीसरा भी आ जाएगा पोलियो दूषित जल। आया समझ में? ऐसा भी ग्रुप आपसे पूछा जा सकता, यही कंपटीशन के प्रश्न है मित्रों। बढ़े आगे, नेक्स्ट। ऐसा नहीं आएगा कौन सी रोगों में क्या क्या होता है, जहां सचित्र वर्णन करो। अगला रोग बताओ, न्यूमोनिया। लिखो साहब, न्यूमोनिया। कौन सा रोग? न्यूमोनिया। न्यूमोनिया बताओ, न्यूमोनिया का रोग कारक। हाँ, क्या बोला? स्ट्रेप्टोकोकस, बिल्कुल सही है, या डिप्लोकोकस भी कह सकते। लिखो स्ट्रेप्टोकोकस। न्यूमोनी। देखो बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, बैक्टीरिया, चलो अलग से नोट लगा के लिखाऊंगा, पहले रोग पूरा करके फिर लिखा दूंगा, अलग से लिखाऊंगा एक नई चीज। क्या? इधर देखना मेरे मन में क्या आया। अगर बैक्टीरिया का आकार होता गोलाकार तो उसको बोलते हैं बेटा कोकस। क्या बोलते हैं? ऐसा जीवाणु जिसका आकार कैसा है? गोलाकार, उसको क्या कहते हैं? कोकस। ऐसा बैक्टीरिया जिसका आकार होता है एक छड़ के समान, कैसा मित्रों? छड़, रोड जैसा, तो उसको बोलते हैं बेटा बेसिलस। क्या बोलते हैं? बेसिलस। ऐसा बैक्टीरिया जो होता है सर्पिलाकार, सांप के जैसा सर्पिलाकार, तो इसको बोलता है स्पाइरुल्ला या स्पाइरल। स्पाइरल करेगी कॉपी, सामान्य भाषा बोलते हैं स्पाइरल करेगी क्या? स्पाइरल मतलब सर्पिलाकार, सर्पिला है नहीं है, देखो। और मित्रों कोकस हो गया। अच्छा, एक बैक्टीरिया का आकार होता है कोमा के समान, तो इसको बोलते हैं विब्रियो। क्या बोलते हैं मित्रों? तो बेटा मेरे कहने का मतलब है ये जीवाणु को उनके आकार के आधार पर क्या दिया गया है? नाम। तो जैसे यहाँ है कोकस, मतलब क्या हो गया? बैक्टीरिया गोलाकार है। टीबी के अंदर था बेसिलस, मतलब कैसा है? छड़ के आकार का है। हिजम में था विब्रियो, मतलब बैक्टीरिया का आकार कैसा है? कोमाकार। तो ये बैक्टीरिया के आकार के आधार पर दिए गए हैं नाम। आया समझ में कुछ? हालांकि आपको ये पूरे कोई नहीं पूछेगा, बट फॉर इंफॉर्मेशन बताया मैंने। अब देखो, जब गोले दो एक साथ आए तो नाम देंगे डिप्लोकोकस, और जब कई सारे बैक्टीरिया एक साथ आ जाए, चैन बना दे, तो नाम दे देंगे स्ट्रेप्टोकोकस। और बताओ, जब रोग होगा तो बैक्टीरिया एक आएगा, फिर विभाजन करके दो बनेगा, फिर चार बनेगा, फिर हजारों बढ़ेंगे, और पूरा एक समूह बनेगा, चैन बनेगी, इसलिए नाम क्या दे दिया? स्ट्रेप्टो, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया, और कोकस मतलब गोलाकार, और आकर के क्या करते हैं? न्यूमोनिया। तो इसको रटने की जरूरत है क्या? न्यूमोनिया पीछे क्या आ रहा है? न्यूमोनिया। पकड़ लोगे, अंदाज लगा दोगे। नेक्स्ट, संक्रमण। न्यूमोनिया किसका रोग है बता सकते हो? श्वास का। श्वास का तो कैसे फैलेगा? हवा द्वारा। लिखो हवा द्वारा। संक्रमण लिखो मित्रों, हवा द्वारा। किसके द्वारा फैलेगा? हवा द्वारा। हवा आएगी जाएगी तो गिफ्ट लेकर आ सकते। आपने लिखा हवा द्वारा, फिर ब्रैकेट लिखो मुख्यतः बच्चों में होता है। मुख्यतः, मेनली प्रेजेंट इन चाइल्ड। मुख्यतः बच्चों में होता है, मतलब एक ऐसा रोग है जो मुख्य रूप से किसके अंदर पाया जाता है? बच्चों के अंदर। हमारे अंदर होगा या नहीं? हो सकता है। क्या मैंने लाइन लिखाई क्या केवल बच्चों में? मैंने क्या लिखाई? मुख्यतः बच्चों में। तो कई बार इसको लोग क्या कर लेते हैं, केवल बच्चों में कैसे होता सर? अरे सर ने केवल बच्चा कहां बोला? शब्द से ही तो अर्थ अनर्थ हो जाता है। केवल बच्चा मतलब ओनली प्रेजेंट इन चाइल्ड, और मुख्य रूप से मतलब ज्यादातर बच्चों में। ये हुआ ना इसका मतलब। तो ज्यादातर किस में होता है? बच्चों में। हमारे अंदर भी हो सकता है। याद करो वो पल
जब कोरोना आया था और शुरुआत में कहा गया था कि यह एक निमोनिया के जैसी बीमारी है। हम लोग भी जब मार्च 2019 की बात क्लासों के अंदर पढ़ा रहे थे, उस समय खूब सारी भीड़ थी बच्चों की, क्योंकि उस समय बहुत सारी भर्तियां थी। रिट थी, कांस्टेबल की भर्ती आई हुई थी, पटवार का एग्जाम आया हुआ था। तो क्लासों के अंदर भी जब बच्चे टीवी देखते, समाचार पत्र देखते, शुरुआत में नवंबर दिसंबर के अंदर आती, तो मुझे भी कहा गया सर एक चर्चा में कोरोना बताओ इसमें क्या है। तो मैंने भी पढ़ा, सुना, समझा, तो मैंने भी ये कहा बेटा ये एक निमोनिया के जैसी बीमारी है। WHO ने भी यही किया कि ये एक निमोनिया के जैसी बीमारी है जो वायरस से हो रही है। फिर इसको नाम दिया कोविड-19। कोविड-19 तो नाम दिया WHO ने, जिसके अंदर याद करो कोविड-19, जिसमें CO का मतलब क्या होता है? क्राउन। VI का मतलब क्या होता है? वायरस। D का मतलब DIS, EAS डिजीज, और 19 का मतलब 2019। सबको मिलाकर के नाम दे दिया कोविड-19। यानी कि मित्रों याद करो, शुरुआत में जब कोरोना आया तो उसका वायरस टीवी में भी हमें खूब बताते थे, घूमता घूमता गोल आता था। कैसा था? एक गोलाकार, जिसके ऊपर क्या लगे थे? कीले जैसी चटना। याद आया मित्रों? तो WHO ने शुरुआत में हमें कहा कि यह एक वायरस है जो क्राउन के जैसा दिखता है, मतलब गोलाकार है और इसके ऊपर किले, और ऐसा नजर आ रहा है जैसे मान लो ताज हो, और ये बीमारी कर रहा है। और ये बीमारी कब की है? 2019 की। नवंबर दिसंबर 2019 में ये सबसे पहले चाइना के अंदर आया था। लोगों के शौक भी बड़े अजीब होते हैं। मतलब देखो उसको क्या शौक आया, चमगादड़ का सूप पिया, और चमगादड़ के सूप में पता नहीं किसी कितने को लेकर चले गए। यही तो था ना कि चमगादड़ का सूप बनाकर पिया और उसकी वजह से ये वायरस अंदर आया और फिर आगे से आगे गया, यही माना जाता है। तो ध्यान रखना। तो ऐसे मित्रों मैं ये कह रहा था कि नाम कुछ सीधे सीधे बना लिए जाते। इसमें से प्रश्न ऐसा आया था कांस्टेबल के अंदर कि कोविड-19 में VI का मतलब क्या है, D का मतलब क्या है। तो ये करंट का रोग है, चर्चा में है, तो इसको अपन वायरस के अंदर पढ़ेंगे तो पूरी बात लिखेंगे। तो संक्रमण कैसे हुआ मित्रों इसका? हवा द्वारा। लक्षण तो कोविड-19 यहां क्यों जिक्र किया? क्योंकि उसके लक्षण शुरुआत में कैसे थे? निमोनिया के जैसे। निमोनिया में क्या होता है? फेफड़े संक्रमित होते हैं, और फेफड़े प्रभावित होते हैं, खराब होते हैं। और बताओ कोरोना में भी कौन प्रभावित हुआ था? फेफड़े। हुआ कि नहीं हुआ? सीटी करवाई, सीटी स्कोर कितना आया? याद करो कितना चर्चा में रहा था मेरे भाई, याद आया? इसलिए इसको कहा कि इसमें भी फेफड़े खराब होते हैं, निमोनिया के लक्षण हो जाते हैं। निमोनिया में क्या होता है? फेफड़ों में पानी बढ़ जाता है, फेफड़े खराब होते और सांस में तकलीफ होती है, कफ जम जाता है। याद करो बच्चे के अंदर खांसी चलती है, छींक आती है और छाती बोलती है घाट घाट, क्योंकि यहाँ कफ जमता है। तो जैसे हवा लेगा आएगा तो उसमें आवाज आएगी। ये होता है मित्रों कौन सा रोग? निमोनिया। तो लिखो लक्षण, बुखार, छींक, खांसी के साथ, बुखार, छींक, बुखार, छींक, खांसी के साथ फेफड़ों में, बुखार, छींक, खांसी के साथ फेफड़ों में पानी भर जाता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है। पानी का मतलब यूं नदियां नहीं बहेगी, कफ जम जाता है। और कफ को मतलब क्या हुआ? पानी जमना, कफ जम जाता है। अरे याद करो जब भी किसी बच्चे के निमोनिया होता है तो उसका एक्सरे करवाया जाता है फेफड़ों की स्थिति देखने के लिए। उपचार, उपचार क्या होगा इसका? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक लिख दो, बहुत है इसमें। अच्छा ये हो गया आपका रोग कौन सा? निमोनिया। अगला रोग बताओ कौन सा? अगला प्लेग। लिखो साहब प्लेग। कितने बच्चे रब हो गए लगभग पूरे? ये तो 2 और बचे। कौन कौन से?
ताकि ये फटाफट मैं लिखता रहूंगा। कौन कौन से बच्चे अभी? एक तो गोनेरिया और सिफिलिस। चलो ठीक है। लिखो मित्रों रोग कारक। टाइफाइड का लिखो पॉस्चुला पेस्टिस या यार्सिनिया पेस्टिस। पॉस्चुला बोलो या यार्सिनिया। यार्सिनिया पेस्टिस, पॉस्चुला पेस्टिस या यार्सिनिया पेस्टिस। ये हो गया मित्रों इसका रोग कारक। अब लिखो संक्रमण। बताओ मित्रों कैसे फैलता है? मृत चूहे द्वारा। चूहे से नहीं, मरे हुए चूहे से। क्योंकि चूहा जब मरेगा तो उसकी बॉडी पर छोटे छोटे बाल पिसूज होते हैं, उन पिसू पर संक्रमण होता है बैक्टीरिया का। कौन सा? यार्सिनिया का। और फिर ये अपनी संख्या बढ़ाते और हवा में फैलते, और हवा में फिर कोई सांस लेगा तो अंदर आएंगे, फिर अपन छोड़ेंगे तो आगे से आगे पूरे गांव के गांव, शहर के शहर में फिर ये महामारी का रूप ले लेता। ये एक बार फैला था सूरत के अंदर, याद है आप लोगों को? नेक्स्ट। हाँ, नहीं, काटने से नहीं होगा। चूहा जब मरेगा मित्रों, मरने के बाद उसकी बॉडी सड़ेगी, तो सड़ने के लिए उसके शरीर पर जो बैक्टीरिया आते हैं वो यार्सिनिया। तो मरे हुए चूहे से होगा, काटने से नहीं, क्योंकि चूहे के शरीर में ये नहीं होते। काटने से तो कब होता है मित्रों? जब उसकी लार में, शरीर में ये बैक्टीरिया होते। आगे बात करें, चूहा आपको कई बार काटा? कभी काटा? सोते हो, रूम लेके रहते हो, सफाई तो बढ़िया खतरनाक ही रखते हो। अच्छा, चूहा खुद ही उस सफाई में देखते गंदे और खुद ही मर जाता है, तो मरना तो नुकसान है। अच्छा अच्छा, चूहे मरते ही ये रोग नहीं होता बेटा। फिर और हाँ, मान लो चूहा मर गया तो मरते ही रोग नहीं होगा। मरेगा, 4-5 दिन 10 दिन में बॉडी सड़ेगी, सड़ने पर ही बैक्टीरिया आएगी। तो जहाँ प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वहाँ जीव जंतु खूब सारे मरते, और उनको सही ढंग से नहीं दफनाया जाए, खुले में पड़े हैं, तब ये होने के चांस रहते। नेक्स्ट, लक्षण बता सकते हो इसमें क्या होता है? बुखार आता और क्या होगा? और जो होगा देखा जाएगा। है क्या होगा? लिखो बुखार, और क्या होगा? आरबीसी की कमी, जिसकी वजह से व्यक्ति की मौत हो जाती है। आरबीसी की कमी होती है, और आरबीसी कम होगी तो क्या होगा मित्रों? आपको ही पता है, शरीर काला पड़ेगा, नीला पड़ेगा, और वो चला जाएगा। इसका कोई प्रभावी उपचार नहीं है, तो लिखने की जरूरत नहीं, न इसका कोई टीका है। तो अगला रोग हो सीधा नेक्स्ट। कौन सा? और अभी ये प्लेग आता भी नहीं, चर्चा में भी नहीं है मित्रों, चला गया। पूछिए तो इसका रोग कारक पूछ ले ज्यादा से ज्यादा। अगला रोग बताओ, गोनेरिया। लिखो गोनेरिया। रोग कारक निसेरियाई गोनेरिया। निसेरियाई गोनेरिया। निसेरियाई गोनेरिया भी लिखते हैं कुछ, निसेरिया गोनेरिया, निसेरियाई गोनेरिया, ये है बैक्टीरिया का नाम। संक्रमण कैसे होगा मित्रों? ये संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध से फैलता है। एसटीडी रोग है मित्रों, सेक्सुअल डिटरमाइन, आगे से आगे फैलता है। तो लिखो लक्षण। लिखो संक्रमित व्यक्ति के
अरे सॉरी शक्तिमान, संक्रमण, सॉरी मेरे साथ वापस दे दो, ये लो बस। देखो, संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध द्वारा, संक्रमित व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध से ये फैलता, यौन संबंध द्वारा। ब्रैकेट लिख देना, एसटीडी रोग है, एसटीडी, सही है क्या? एसडीटी, एसटीडी। सेक्स टर्मिनेटेड डिजीज, ट्रांसमिशन। अगला लक्षण, क्या लक्षण होंगे इसमें? देखो मित्रों, जनन अंगों पर घाव हो जाते हैं, जनन अंगों के आसपास घाव, जनन अंगों के आसपास घाव होते हैं, जननांग पर घाव हो जाते हैं। अगला रोग सिफिलिस, उपचार एंटीबायोटिक है बेटा, डॉक्टर से संपर्क करें, विशेष तो है नहीं, इसलिए मैंने वो लिखना, एंटीबायोटिक लिख के भी क्या, एक ही एंटीबायोटिक बैक्टीरिया में सब में ही है। हाँ, अगला लिखो सिफिलिस, सिफिलिस रोग कारक, ट्रिपोनीमा पैलिडम। इनके मित्रों आपको रोग कारक पूछे जा सकते हैं, गोनेरिया, और इनके कई एग्जामों में पूछे हुए। ट्रिपोनीमा पैलिडम, ये भी मित्रों गोनेरिया की तरह ही फैलेगा, लिख दो, असुरक्षित यौन संबंध से। ये भी गोनेरिया की तरह ही है, असुरक्षित यौन संबंध से ही फैलता है। लक्षण, संक्रमण लिखो पहले, असुरक्षित या संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध द्वारा। कुल मिला के इनके आपको रोग कारक अच्छे से याद रखने दोनों के। देखो, गोनेरिया के तो गोनेरिया आ रहा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा, ये थोड़ा सा याद रखना, ट्रिपोनीमा पैलिडम, ये पूछा हुआ भी है, थोड़ा सा याद रखना जनरल साइंस के अंदर कहीं ना कहीं। और ये भी ध्यान रखना, एसएससी, स्टेट गवर्नमेंट के जनरल साइंस के एग्जाम, आरएस प्री के एग्जाम, एसआई के एग्जाम, एलडीसी, जूनियर अकाउंटेंट, पटवारी, इन एग्जामों के पूरे पेपरों का अच्छे से एनालिसिस करके उनके प्रश्नों को ही मैं आपके लिखाता हूं, और साथ में बेस रहता है बोर्ड की किताबें। नेक्स्ट, लक्षण लिखो, जनन अंगों पर सूजन आ जाती है, जननांग पर सूजन, जननांग पर क्या आ जाती है प्यारे मित्रों? सूजन। तो प्यारे मित्रों, ये हुए आपके रोग, कौन से? बैक्टीरियल, जीवाणु जनित। लगभग 10 एक रोग मैंने लिखाई होंगे आपको, हाँ वही 10-11 आसपास रहते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब लिखो आगे मित्रों, वायरल डिसीज, विषाणु जनित रोग, वायरल विषाणु जनित रोग। तो मित्रों अपन कोशिश करेंगे सोमवार को ये रोग पूरे कर दें, लगेगी ना? सोमवार को तभी तो बोला मैंने भाई, वायरल आज भी चलेंगे, कल भी चलेंगे, फिर प्रोटोजोआ और हेलमिंथेस एक दिन इसका, फिर एक दिन असंक्रामक रोगों का, एक दिन आंख के रोगों का, आंख से संबंधित रोग। तो ऐसे 2, 4, 5, 6 कुछ रोग अपन असंक्रामक भी पढ़ेंगे, अंगों के रोग भी पढ़ेंगे, लेंस का रोग भी 100% आता है, आंख से संबंधित दूरदर्शी, निकटदर्शी दोष, तो लोगों को, और विटामिन वाले रोग भी पढ़ने पड़ेंगे, पोषक की कमी से रोग।
बचाव उपचार हुई है संक्रमित व्यक्ति से, बचो, पहला बचाव, और उपचार एंटीबायोटिक और कंडीशन। नेक्स्ट लिखो आगे, वायरल विषाणु जनित रोग, क्योंकि मित्रों गोनेरिया सिफिलिस दोनों ही संक्रमित व्यक्ति से ही फैलते हैं, तो संक्रमित व्यक्ति से दूर हो तो नहीं फैलेंगे। ये तो हो गए प्रोफाइलैक्सिस, बचाव के उपाय, और फिर एंटीबायोटिक और डॉक्टर से संपर्क, योगा ट्रीटमेंट, उपचार। बढ़े आगे, इनमें टेस्ट की जरूरत नहीं है, संक्रमण के आधार, लक्षण के आधार पर ही दवाई दी जाती है। नेक्स्ट, ये तो बाहरी लक्षण है, इसमें तो है ही नहीं कि आंतरिक हो जो टेस्ट करें। बढ़े आगे, वायरल, और वायरल में चलिए लिस्ट बना देते हैं कौन कौन से विषाणु जनित रोग अपन को पढ़ने चाहिए। मित्रों वायरल रोग सबसे ज्यादा है, इतने हैं कि पूछो मत। तो मैं आपको कुछ सेलेक्टिव रोग पढ़ाऊंगा, सब तो कभी पूरे हो ही नहीं सकते। मैं फिर कहता हूं 40-50 रोग मैंने आपको काउंट करवाए, उसके बावजूद कई रोग ऐसे होंगे जो अपन छोड़ने पड़ेंगे, और छोड़ेंगे क्योंकि अभी वो चर्चा में नहीं है, तो चर्चा में भी नहीं होता। और सबसे बड़ी चीज मैं फिर कहता हूं, हम फोकस किस पर करेंगे, जो 10वीं 12वीं 9वीं 10वीं की किताब में दिए हुए हैं। तो जो वहां नहीं दिए हुए हैं उसको पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि ऐसे रोग फिर अगर आता है तो फिर वो करंट का आता है। इससे बाहर अगर रोग गया तो मित्रों केवल करंट का रोग जाएगा, बाकी नहीं जाएगा। करंट मतलब समझ गए ना, उस समय कोई करंट जीके में कोई चल रहा हो तो आ सकता, बाकी एक भी बार नहीं जाएगा। तो लिखो वायरल कौन कौन से है, लिस्ट बनाए एक बार, लिखो AIDS, एड्स, और लिखो पोलियो, रेबीज, खसरा, चेचक, चिकन पॉक्स, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, और बताओ मित्रों को याद हो तो आपको, जुकाम, कोरोना। हालांकि कोरोना किताबों में नहीं है, बट करंट की वजह से करंट जी की हो गया। तो ये कुछ मैंने 4-5 रोग आपके सामने लिखे हैं, और कोई आपके दिमाग में है तो बोलो। वायरल होना चाहिए और एग्जाम में आने लायक होना चाहिए। आई फ्लू तो आंख में पढ़ेंगे ना, आंख अलग से पढ़ेंगे, आंख के रोग। मलेरिया प्रोटोजोआ में आएगा बेटा। खसरा क्या होता है अभी पढ़ूंगा, मीजल्स, जॉइंडिस, हाँ पीलिया, जॉइंडिस दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, जिसको अपन क्या बोलते हैं मित्रों, पीलिया। और बताओ, एड्स हो गया, पोलियो हो गया, पीलिया हो गया, रेबीज हो गया, खसरा, चेचक, चिकन पॉक्स, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, जुकाम और कोरोना। कितने हो गए, 5-7 हो गए, 1 2 13 नहीं है मेरा, तो 13 ये हो गए और 11 वो हो गए थे, 20 से 1 तो यही हो गए। चलो 24 तो काफी होते बेटा संख्या में। तो चलो एक ही को पढ़ते वापस, जैसे वायरस पढ़े थे, सॉरी बैक्टीरिया, वैसे ही। तो लिखो नंबर 1 AIDS, और कोई याद आएगा तो और जोड़ देंगे, अपनी घर की खेती है। खुद की कॉपी, खुद के पेन, खुद के रजिस्टर, खुद का मास्टर, दिक्कत कहाँ है। लिखो, अच्छा ये लिख रहे हो क्या,
मैं साथ साथ नहीं लिखे थे क्या? आराम से तो लिखा मैंने, धीरे धीरे। स्पीड तेज थोड़ी है मेरी, तेज है क्या? आराम से चल रहे ना, हंसते खेलते। चलो तो लिखो पहला AIDS, एडेस। लिखो पहला रोग AIDS। कौन सा रोग पड़ा? एड्स। ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर एप्पल। अरे एक्वाड। आई का मतलब इम्यूनो। डी का मतलब डिफिशियंसी। और एस का मतलब सिंड्रोम। तो क्या हुआ मित्रों, ये एड्स का पूरा नाम AIDS, एक्वार्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। लिखो मित्रों एड्स का पूरा नाम एक्वार्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। याद हो जाएगा? AI, इसीलिए मैंने अलग अलग लिखा, एड्स नहीं लिखकर, कारण आप समझ गए पूरा नाम के लिए। एड्स हो गया तो लिखो इसका रोग कारक। रोग कारक क्या होगा मित्रों? HIV। लिखो इसका रोग कारक HIV, ह्यूमन इम्यूनो नहीं डिफिशियंसी आएगा आगे, ह्यूमन इम्यूनो जाएगा ना, ह्यूमन आई का मतलब इम्यूनो, फिर आएगा डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये हो जाएगा मित्रों आपका HIV। रोग कौन सा है? AIDS। कौन सा हुआ प्यारे मित्रों? एड्स। संक्रमण। बढ़ेंगे अब आगे, रोग कारक हो गया तो अब अगला स्टेप क्या अपना? अरे भाई स्टेप बाय स्टेप भी तो बढ़ रहे हैं। रोग का नाम, रोग कारक, संक्रमण या रोग वाहक, लक्षण, उपचार, ये तो क्रम चल रहा है अपना। तो लास्ट तक यही रहेगा जब तक रोग ने पूरे नहीं हो। इन्फेक्शन। बताओ प्यारे मित्रों कैसे फैलता है HIV? बताओ HIV के फैलने के तरीके, कारण क्या क्या है? पहले बताओ कारण, फिर पढ़ेंगे तरीका। HIV कैसे फैलता है? एक ही कारण है बेटा, वो है संक्रमित ब्लड। याद रखना, एक तो ये कहा जाता है कि ये आंतरिक द्रव से, शरीर के अंदर के द्रव जिसमें ब्लड का कांटेक्ट हो उससे, और दूसरा प्यारे मित्रों संक्रमित, कुल मिला के संक्रमित खून से। तो अब ये देख लो कि संक्रमित खून कैसे कैसे कांटेक्ट हो सकता है, उसके आधार से फैलता है। इसका मतलब साफ हो गया, साथ खाने से, पीने से, बैठने से कभी भी HIV नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साथ खाने पीने बैठने से खून का संपर्क या शरीर के आंतरिक द्रव्यों का संपर्क नहीं होता। आया समझ में मित्रों? तो लिखो संक्रमण, संक्रमित खून द्वारा, इन्फेक्टिव ब्लड द्वारा, संक्रमित खून द्वारा, लिखो संक्रमित ब्लड से ये फैलेगा। क्लियर? अब लिखो ब्रैकेट में संक्रमित खून कैसे कैसे मिल सकता है। भाई मेन कारण तो हो गया इन्फेक्टिव ब्लड, इसका मतलब रोगी के खून से, संक्रमित खून से स्वस्थ व्यक्ति के खून का कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। तो कैसे कैसे हो सकता है कांटेक्ट? ब्लड चढ़ाने से। भाई खून चेक नहीं किया, सीधा याद करो 4-5 दिन 10 दिन पहले अखबार के अंदर आया था एक, कहीं पर मैं भूल गया जिले का नाम अपने राजस्थान में, कि थैलेसेमिया के रोगियों को HIV पॉजिटिव खून चढ़ा दिया। अभी भी इतनी लापरवाही चल रही है, अभी पिछले महीने की बात है,
अखबार के अंदर पहली हेडिंग थी पत्रिका में, पढ़ा होगा आप लोगों ने भी। तो सीधे ही गिफ्ट दे दिया। तो लिखो पहला, संक्रमित खून चढ़ाने से। पहला कारण लिखो, इन्फेक्टिव खून, संक्रमित खून चढ़ाने से। दूसरा लिखो, मित्रों संक्रमित खून हो गया ना सीधा कांटेक्ट। दूसरा, दूषित सिरिंज के प्रयोग से। दूषित सिरिंज के प्रयोग से। दूषित सिरिंज के प्रयोग से। तीसरा लिखो, असुरक्षित यौन संबंध से। असुरक्षित यौन संबंध से, इनसे फैलता है कौन सा रोग प्यारे मित्रों? एड्स। क्या हुआ? मतलब मेन लक्षण लिखा दिया मैंने, कैसे ये फैल सकता है। अब देखो, बाकी तो आगे आपको क्या ध्यान रखना है, किसी भी व्यक्ति के खून के संपर्क से अपने खून का संपर्क नहीं होना चाहिए। अब कैसे खून मिल सकता है वो आप ही देख लो। जैसे बताओ मुझे, शेविंग जो आप करते हो बाहर या कराते हो नाई के पास, क्या हमें बार बार शेविंग बार करानी चाहिए? नहीं करानी, बचना चाहिए इस चीज से। क्यों? क्योंकि हमें क्या पता आगे उसने कौन से व्यक्ति की शेविंग की। इसलिए पहला हम ध्यान रखते हैं कि ब्लेड चेंज कर। कहते हैं कि नहीं कहते? हर बार ब्लेड के कांटेक्ट में हो सके, कट लग जाए उसके, तो उसके मान लो शेविंग करा, कट लगा, तो क्या उसके खून के संपर्क में नहीं आया क्या वो? फिर आपके कट लगा, आपके हमने तो ब्लेड चेंज करी, बहुत बढ़िया, पर क्या जो उसका यंत्र है उसके ऊपर खून नहीं लगा होगा? तो क्या उसने हर बार उसको स्टेरिलाइज किया? हर बार उसको सैनिटाइज किया उसने? तो अच्छे से सैनिटाइज करना चाहिए, रोगाणुरोधी जीवाणुरोधी बनाना चाहिए, सूक्ष्म जीवरोधी। करते हैं क्या वो हर बार? तो फिर ले तो घातक ही हो ना फिर वो। इसलिए स्वावलंबी बनो, खुद ही करो। बेस्ट तो यही है मित्रों। एक तो आपके आर्थिक फायदा, साथ में शरीर को फायदा। मतलब मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि दूसरे व्यक्तियों के खून से अपने खून का संपर्क नहीं होना चाहिए। अब कैसे कैसे हो सकता है? ये उनके कारण हो गया, ऐसे ऐसे हो सकता है मित्र। दूसरा हो गया संक्रमण हो गया। लिखो लक्षण। क्या लक्षण होंगे तो हम कहेंगे उसको एचआईवी है? ऐसा कोई लक्षण नहीं है। अरे भाई हमारे पास बैठा था, हमें क्या पता उसको एचआईवी है? ऐसा कोई लक्षण नहीं है, क्योंकि इसके अंदर शरीर खुद रोगों का घर बन जाता है। उसको रोग होते रहते हैं और वो ठीक नहीं होते, और एक दिन आता है और चला जाता है। तो कुल मिला के समझ गए इसमें क्या होगा मित्रों? रोगों से लड़ने की क्षमता, जो इम्यूनिटी होती है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम। और शरीर क्या बन जाएगा? रोगों का घर। और मुख्य रूप से एचआईवी के रोगी को होती है टीबी, और टीबी ही उसकी मौत का कारण होता है, जिसमें उसके फेफड़े सड़ते। एचआईवी ज्यादा खतरनाक है या हेजा? हेजा। कारण बताता हूं प्यारे मित्रों, हेजे में 5 से 6 घंटे में मृत्यु हो सकती है अगर तुरंत पानी या डिहाइड्रेशन होने से। और एचआईवी में लगभग 10 साल तो इसका विंडो पीरियड माना जाता है। विंडो पीरियड मतलब समझ गए, संक्रमित हो गए और लक्षण नहीं आए तो वो टाइम कहलाता है विंडो पीरियड। 10 साल बाद पता चलता है, तब तक घोटाला बहुत कुछ हो जाता है। और विंडो पीरियड में एलिजिया करे तो नेगेटिव भी आता है, जरूरी नहीं कि पॉजिटिव आए, ये भी है। तो बताओ ज्यादा खतरनाक कौन हुआ? ये जा तुरंत मृत्यु या 10 साल बाद मरेगा, पर मरेगा जरूर। वैसे कौन नहीं मरेगा? सब मरोगे। कौन नहीं मरेगा बताओ?
सब आया है वो तो जाएगा, ये तो प्रकृति का नियम है, लेकिन वो पहले जाएगा। नेक्स्ट, तो लिखो मित्रों, लक्षण में लिखो रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, समझ गए? तो और कुछ लक्षण लिखो मित्रों ब्रैकेट बना के, जैसे क्या क्या लक्षण इसमें आते हैं, कुछ एक लक्षण लिखते हैं, लिखो जैसे वजन में कमी होगी, एक बार वजन गिरना शुरू हुआ तो कंट्रोल नहीं होगा, फिर वजन में कमी, उल्टी या दस्त, या तो उल्टी होगी या दस्त होगा, पाचन बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा, उल्टी या दस्त, लगातार खांसी, और लिखो ज्यादातर टीबी हो जाती है, तो टीबी लक्षण सब आ जाएंगे, ज्यादातर टीबी हो जाती है। तो मित्रों इसका वजन गिरेगा, उल्टी या दस्त होगी, है ना, और टीबी हो जाएगी, और लास्ट तक फिर टीबी उसकी मौत का कारण होगी। बहुत जल्दी टीबी होती है किसके रोगियों को? HIV, क्योंकि इम्यूनिटी वैसे ही कम हो जाती है। ये हो गया आपका HIV। लिखो इसका उपचार, उपचार क्या होगा मित्रों? देखो बचाव ही उपचार है, बचाव ही उपचार है, हो गया तो फिर वो गया। बचाव क्या है? क्या बचाव है मित्रों? जिससे फैलता हो वो काम मत करो, ऊपर लिख दिया ना हमने, बचाव करो। रोगी अभी तो बताया मैंने, खून नहीं मिलना चाहिए, सेविंग बार नहीं करानी चाहिए, संक्रमित व्यक्ति पहचान में आए तो खून का ध्यान रखना चाहिए, नहीं पता हो तो भी अनजान व्यक्ति से खून नहीं मिलना चाहिए, 100 बातों की एक बात, खून नहीं मिलना चाहिए, ये बचाव है। संयम और वफादारी इसी में है, समझदारी जन्नत में जारी, सरकार द्वारा जनहित में जारी, ये भारत सरकार का स्लोगन है नाकों का, संयम और वफादारी इसी में है समझदारी, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नेक्स्ट लिखो नोट, नोट मतलब को सीधे लिखो HIV की जांच, एलिजा जांच लिखो सा, कौन सी जांच होगी प्यारे मित्रों? एलिजा, ALISA, इसको यहां से लीजा, एलिजा, अब ये काम का नहीं है, पूरा नाम पूछ सकता है इसका पुत्र एलिजा का, बता सकते हो क्या होगा? एंजाइम लिंक्ड, LI लिंक, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेट ऐसे, ये हो गया मित्रों एलिजा का पूरा नाम, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेट ऐसे, एलिजा का पूरा नाम। अच्छा, एलिजा पॉजिटिव आने पर HIV हो जरूरी नहीं है, इसलिए कंफर्मेशन टेस्ट, निश्चयात्मक परीक्षण लिखो, लिखो कंफर्मेशन टेस्ट, मतलब कंफर्म करने वाली जांच कि हाँ HIV है। लिखो मित्रों कंफर्मेशन, या हिंदी में क्या बोलेंगे? निश्चित करना कि हाँ HIV है, तो क्या हो गया? निश्चयात्मक परीक्षण। निश्चयात्मक परीक्षण क्या होता है, यह प्रश्न भी आ सकता है, तो क्या होगा मित्रों? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ये आजकल क्या करते हैं? PCR टेस्ट, ये कंफर्मेशन जांच है।
कंफर्मेशन या निश्चयात्मक परीक्षण, जिसका नाम हो गया वेस्टर्न ब्लॉट या पीसीआर। पीसीआर का पूरा नाम पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। किसने खोजी थी? कैरी और मुली ने। कैरी मुलिस वैज्ञानिक का नाम। पीसीआर का पूरा नाम है मित्रों पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन पीसीआर। याद करो आरटीपीसीआर। याद आया? पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन पीसीआर। तो एचआईवी रोग का नाम है एड्स, रोग कारक का नाम है एचआईवी। संक्रमण होगा रोगी के खून से, लक्षण होगा रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी। जांच होगी मित्रों एलिजा। कन्फर्म प्राइमरी टेस्ट कौन सा हुआ? एलिजा प्राथमिक जांच। कन्फर्मेशन कौन सा हुआ? वेस्टर्न ब्लॉट और पीसीआर। अब लिखो मित्रों, बताओ एड्स के रोगियों को कौन सी दवाई दी जाती है? औषधि। लिखो औषधि। भाई कुछ उपचार देते ना ताकि थोड़ा और रोगों से लड़ने की क्षमता धीरे कम हो, थोड़ी बढ़ी रहे। तो लिखो मित्रों औषधि। मेडिसिन कौन सी देते हैं? तो नाम है जुड्डोवुड्डीन। जुड्डोवुड्डीन या इसी को बोलते हैं एजेटी या इसी को बोलते हैं ART। A to Z कुछ भी दे दो वो तो गया। A to Z AZT ART या जुड्डोवुड्डीन। अच्छा एड्स का वायरस कौन सा वायरस है? एड्स का वायरस कैसा वायरस है मित्रों? तो लिखो रिट्रो वायरस है। कैसा वायरस है? रिट्रो, जिसमें क्या होता है एक SSRNA सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। मित्रों वायरस जितने भी होते हैं उसमें या तो DNA होगा या RNA होगा। DNA और RNA दोनों एक साथ कभी नहीं होते। तो प्रश्न सीधा आ जाए, HIV के वायरस में क्या होता है? RNA DNA दोनों या केवल DNA या केवल RNA? ये आया हुआ है SI के अंदर। सब इंस्पेक्टर में प्रश्न आया हुआ है। HIV के वायरस में होता है 2 RNA 2 DNA, 1 RNA 2 DNA, 1 RNA 1 DNA। तो 1 RNA भी कितना होगा मित्रों? 1 सिंगल स्टैंडर्ड वो भी। तो ये प्रश्न सब इंस्पेक्टर में आया हुआ है। और साइंस तो आपके भी 12वीं लेवल की है और सब इंस्पेक्टर में भी वही लेवल है 10th 9th 11th 12th जनरल साइंस। तो प्रश्न तो वही मिलते जुलते हैं जो रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट औषधि हो गई, वायरस हो गया। तो एक दो फैक्ट और लिख देते हैं। बताओ एड्स की उत्पत्ति कौन से महाद्वीप में हुई? अफ्रीका महाद्वीप। लिखो मित्रों एड्स की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप। अच्छा पहला एड्स रोगी कहां मिला? पहला एड्स रोगी विश्व में, पहला एड्स रोगी 3 तरह का प्रश्न बनेगा। विश्व में, भारत में और अपने राजस्थान में। बताओ पहला एड्स रोगी कहां मिला? ना टिप्पा मत लगाओ, ये टिप्पा है पूरी तरह से। जोहान्सबर्ग में सबसे पहले हार्ट का ट्रांसप्लांट हुआ था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। तो आपके दिमाग में वो क्लिक कर गया है। नहीं पता किसी को? ऐसा तो हो नहीं सकता यार।
ये तो एक जनरल कॉमन जनरल साइंस का भी नहीं है, जनरल जीके का प्रश्न हो गया। लिखो पहला एड्स रोगी मिला अमेरिका में, कैलिफोर्निया। कहां मिला मित्रों? अमेरिका। कैलिफोर्निया तो स्टेट हो गया या क्या कहते हैं अपन, स्थान हो गया। अच्छा, भारत में, भारत में कहां मिला? चेन्नई, तमिलनाडु। चेन्नई और स्टेट पूछ ले तो तमिलनाडु। राजस्थान में पुष्कर, अजमेर। पुष्कर, अजमेर। अच्छा, एक लाइन लिखो, नेशनल एड्स रिसर्च सेंटर कहां है? राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान केंद्र। नेशनल एड्स रिसर्च सेंटर कहां पर है भाई? राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान केंद्र, एनएआरसी बोलते ना शॉर्ट में, एनएआरसी हो गया ना, नेशनल रिसर्च, नेशनल अरबी हो गया एनएआरसी, नेशनल एड्स रिसर्च सेंटर। कहां पर है? पुणे, महाराष्ट्र में। याद रह गया? पुणे, महाराष्ट्र। पुणे शिवाजी वाला याद आया? पुणे एक्ट, पुणे समझौता, गांधी जी और है इरविन था ना। याद आया कुछ? नेक्स्ट लिखो, नेशनल एड्स कंट्रोल बस, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन। बताओ मित्रों कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। लिख दो, भारत में एड्स के प्रति जागरूकता का काम करती है। एड्स को बचाओ, दूर भगाओ। एड्स जागरूकता का कार्य कौन करता है मित्रों? नाक। और एड्स क्या असर हो गया? जूनोटिक रोग। याद आया? जो बंदर से मनुष्य में आया। पूछ लेना कौन से एड्स का संबंध कौन से जानवर से है? बंदर से। याद करो पटवारी पटवारी का एक ही एग्जाम हुआ जिसमें पूछा था वैक्सीन का संबंध किस जानवर से है? गाय, बकरी, ऐसे कुछ ऑप्शन थे। मेरे कहने का मतलब, तो बताओ वैक्सीन का संबंध पूछा जा सकता है तो हर बार वैक्सीन पूछेगा क्या? दूसरे भी तो पूछे जा सकते हैं। प्रश्न तो उसके आसपास ही तो घुमाएंगे। तो लिखो एड्स एक जूनोटिक रोग है। लिखो एड्स एक जूनोटिक रोग है जो बंदर से मनुष्य में आया। किसे मेरे भाइया? बंदर से आया। जैसे कोरोना भी एक जूनोटिक हो गया, चमगादड़ से आया, है ना। स्वाइन फ्लू भी एक जूनोटिक हो गया, सुअर से आया। तो तीनों ऑप्शन देख रहे हो सकता है ऑल ऑफ दिस, इनमें से कौन सा जूनोटिक रोग है?
तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए जूनोटिक क्या होता है। बढ़ो आगे, लिख दिया सबने? तो ये हो गया मित्रों आपका एड्स से संबंधित छोटी छोटी बातें। बताओ भारत में सबसे ज्यादा कौन सा एड्स होता है? दो अवस्था है इसकी, HIV फर्स्ट और HIV सेकेंड। भारत में कौन सा ज्यादा है? HIV फर्स्ट। लिखो, भारत में सबसे ज्यादा HIV फर्स्ट होता है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा रोग है मित्रों? HIV फर्स्ट। अच्छा, वर्तमान में भारत में एड्स की राजधानी किसको माना गया, किसको संज्ञा दी गई? भारत में एड्स की राजधानी जहां से एड्स वर्तमान में सबसे ज्यादा फैल रहा है, नहीं गोवा नहीं। गोवा तो उल्टा रेबीज मुक्त है, रोगों से मुक्ति की ओर जा रहा गोवा तो। नहीं, लिखो, भारत में एड्स की राजधानी ऐसा मुंबई, महाराष्ट्र, माया नगरी, बंबई, मुंबई, वो एक ही बात है, बंबई मुंबई, समझ गए आप? इसको एड्स की राजधानी माना जाता है, सबसे ज्यादा फैल रहा है। चलो, तो ये हो गई प्यारे मित्रों आपका रोग एड्स। लगभग सब बातें मैंने इसमें लिखने का प्रयास किया। देखो, रोग लिखा दिया, कारक लिखा दिया, जांच लिखा दी, उपचार लिखा दिया, कन्फर्मेशन जांच लिखा दी, प्राइमरी जांच लिखा दी, उत्पत्ति बता दी, जानवर का नाम बंदर हो गया, संस्थाएं आ गई, बचाव आ गया, हो गया। चले आगे, एड्स दिवस लिखो साहब, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर, बिल्कुल, एड्स दिवस 1 दिसंबर। अच्छा, 1 दिसंबर 2022 को, नहीं सॉरी 2021 को एड्स दिवस मनाया। 22 तो आना है बेटा। उसकी थीम क्या थी? लिखो थीम 2022 की, सॉरी शक्तिमान 2021 की। अरे 22 चल रहा तो 22 ही दिमाग से निकल रहा है। 21 की, दिसंबर 2021, 1 दिसंबर। अराजकता हटाओ, एड्स भगाओ, मतलब भेदभाव हटाओ, अराजकता। अराजकता हटाओ, एड्स भगाओ। ये हो गया प्यारे मित्रों आपका कौन सा रोग? एड्स। ठीक है, बढ़ू आगे, तो लिखो दूसरा रोग पोलियो। अब दूसरा लिखो पोलियो। तो बेटा एड्स आराम से व्यवस्थित सामग्री मैंने आपको लिखा दी, स्टेप बाय स्टेप हो गई, या तो आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा। सीधी सीधी बातें हैं। लिखो आगे, लिखो साहब कौन सा रोग? पोलियो। बताओ पोलियो का रोग कारक क्या होता है? रोग कारक क्या होगा? एंटीरोवायरस। एंटीरोवायरस रोग कारक लिखो, एंटीरोवायरस। लिख दिया? रोग कारक संक्रमण। बताओ प्यारे मित्रों कैसे फैलता है? लिखो दूषित जल, कई बार आया हुआ ये तो ग्रुप, दूषित जल व दूषित खाने पीने की वस्तु से, यानी कि भोजन लिख दो, भोजन से 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों में।
0 से 3 वर्ष तक के बच्चों के अंदर रोग होता है जिसका नाम है प्यारे मित्रों क्या? पोलियो। अच्छा, 0 से 3 का मतलब समझे कुछ? जन्म से लेकर, पैदा होने से लेकर 3 साल का होगा तब तक, उसके बाद ये रोग नहीं होता है। 0 से 3 साल तक कोई दिक्कत? बढ़ो आगे, तो आगे बढ़ो। रोग कारक हो गया, संक्रमण हो गया, तो लक्षण। अच्छा बताओ, पोलियो में क्या लक्षण होता है भाई? क्या लक्षण होगा? बच्चे को पहले 2-3 दिन 4 दिन तक भयंकर बुखार आता है, फिर ये वायरस अंदर जाके आपकी कॉलोनी बनाएगा मित्रों और अपनी वृद्धि करेगा बुखार के दौरान। फिर अपने बच्चे के अंदर शरीर के एक किसी अंग को, दोनों हाथ या पांव में से एक अंग को टारगेट करेगा और उससे आगे जो भी तंत्रिकाएं नर्व जा रही है उनको क्या कर देगा मित्रों? ये ब्लॉक कर देगा, काट देगा। किसको? तंत्रिकाओं को। तो तंत्रिकाएं कट गई तो उस हाथ में लकवा टाइप हो जाएगा, मतलब तार ही कट गया तो इंपल्स ट्रांसफर नहीं होगा मित्रों, और इंपल्स ट्रांसफर नहीं हुआ तो फिर काम करना बंद करेगा, मस्तिष्क संदेश देगा। ये संदेश हमारे किससे जाते हैं मित्रों? तंत्रिकाओं से जाते हैं। तो अब जैसे मैं हाथ को कह रहा हूं ऊपर उठो, तो बताओ तंत्रिका आई तब ये हुआ नीचे, और ये तंत्रिकाएं कट गई तो फिर सूचना का आदान प्रदान बंद। और याद करो, तंत्रिकाएं शरीर की ऐसी कोशिकाएं होती है जिनके अंदर विभाजन की क्षमता, पुनरुद्भवन की क्षमता, रीजनरेशन की क्षमता, वापस बनने की क्षमता नहीं होती। तो एक बार कट गई तो फिर ये गई, ये वापस नहीं बन सकती। याद आया कुछ? इसलिए ये डिस्टर्ब हुआ, मतलब इसमें कौन खराब होता है? नर्वस सिस्टम। और ऐसा है ना, पोलियो में प्रभावित अंग कौन सा है? तो तंत्रिका तंत्र। और याद करो, तंत्रिका तंत्र जहां डिस्टर्ब हो जाता है वह इलाज नहीं होता है। इसीलिए उस रोगी का हाथ जिस अवस्था में या पांव जिस अवस्था में, उसी अवस्था में रह जाता है, अर्थात आगे उनमें विकास के निर्देश नहीं आते। देखा भी होगा आप लोगों ने पोलियो के रोगी बेटा। तो बताओ, जब उस अंग के अंदर विकास रुक जाएगा, जिस अवस्था में उसको पोलियो हुआ उस शरीर के अंग का आकार उसी अवस्था में रह जाएगा, तो फिर वो अंग सड़ता क्यों नहीं है? सड़ करके नष्ट क्यों नहीं होता है? फिर सड़ जाना चाहिए ना, फिर तो ये काम का ही नहीं है। तो लेकिन सड़ता है क्या? नहीं सड़ता। आपने देखा अपने खूब अपने आसपास रोगी, तो ये सड़ता क्यों नहीं? ये प्रश्न मेरा आपसे। हाँ बिल्कुल सही आंसर जा रहे हो आप, दिमाग सही लगा रहे हो। अरे खून का आदान प्रदान तो चलता रहता है ना, तो खून ही तो शरीर में पोषक पदार्थों को पहुंचाता है। तो इन कोशिकाओं को भोजन ऑक्सीजन तो ब्लड देता रहता, इसलिए कोशिकाएं मरती नहीं है। आया समझ में? लिखा दूं मेरे भाइयों? तो लिखो, क्या लिखोगे? लखन किसके? पोलियो। क्या होते हैं? अभी तो पूरा बोला यार। लिखो, इस रोग में प्रारंभ में बच्चे को, इस रोग में प्रारंभ में बच्चे को 3-4 दिन तक, 3-4 दिन तक तेज बुखार आता है, तेज बुखार आता है। 3-4 दिन तक क्या आएगा मित्रों? तेज बुखार आता है, भयंकर बुखार आएगा, तेज तेज बुखार आता है। तथा बुखार के साथ हाथ या पांव, हाथ या पांव की तंत्रिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है, नर्व।
की तंत्रिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे तंत्रिकाएं क्या हो जाएगी प्यारे मित्रों? क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे क्या होगा? हाथ या पांव की तंत्रिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे वह भाग कार्य करना बंद कर देता है, जिससे वह भाग कार्य करना बंद कर देता है। यह कहलाएगा मित्रों आपका कौन सा रोग? पोलियो। इसका कोई इलाज नहीं है। याद रखना, बैक्टीरिया के जितने भी रोग हम लोगों ने पढ़े हैं, जीवाणु जनित रोग 10 से 11, बताओ उसमें एक भी ऐसा रोग था क्या जिसका इलाज नहीं है? सबके इलाज थे। टीबी, हेजा, प्लेग सब पढ़ा हमने, और यहां शुरुआत में ही कह दिया HIV इलाज नहीं है, पोलियो इलाज नहीं। क्यों मित्रों? क्योंकि हमारे पास अधिकतर दवाई है एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक दवाई वायरल रोगों में काम नहीं करती, असरकारक नहीं होती। दूसरा, इन वायरस की, HIV का तो वायरस अपना आकार बदलता रहता है, इसलिए एंटीबायोटिक वैक्सीन बनाना संभव नहीं है। इसका तो वैक्सीन तो संभव है, तो इसकी लिखो वैक्सीन। टीका, कौन सा टीका मित्रों? OPV। OPV 2 बूंद जिंदगी की, याद आया? वैक्सीन। टीका कौन सा है? OPV, या आजकल क्या देते हैं? IPV भी देते हैं मित्रों, इंजेक्शन के माध्यम से। ये तो ऑरल पोलियो वैक्सीन, ये इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन। अच्छा, पोलियो का टीका किसने खोजा था? पहले खोजा था सॉक ने, और फिर खोजा था सैबिन ने। सॉक व सैबिन वैज्ञानिक का नाम है, जॉन सॉक और सैबिन। इन दोनों ने खोजा था पोलियो का टीका। जॉन सॉक और सैबिन नामक साइंटिस्ट ने खोजा था पोलियो का टीका। सॉक व सैबिन नामक साइंटिस्ट ने। लिख दिया होगा? बढ़ू भले आगे, हो गया एक टीका, और इलाज इसका कोई है नहीं, इसलिए एक बार हो गया तो फिर वो अंग गया। देखा भी हम लोगों ने कई सारे। अच्छा, भारत सरकार ने पोलियो मुक्त होने के लिए एक अभियान चलाया जिसका नाम है प्यारे मित्रों पल्स पोलियो अभियान। याद है? कौन सा अभियान चलाया? कब चलाया? 1995। कब चलाया प्यारे मित्रों? 1995 में। भारत सरकार ने पल्स पोलियो अभियान कब शुरुआत की? अरे मैं लिखाऊंगा, रुको, शब्दों में लिखाऊंगा इसको, पहले समझा देता हूं थोड़ा सा। मतलब बोलूं, एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप लिखोगे तो याद हो जाए, है तो फैक्ट बात ही। भारत सरकार ने पोलियो मुक्त होने के उद्देश्य से 1995 में क्या चलाया? पल्स पोलियो अभियान, जिसके अंतर्गत हर महीने के दिसंबर और जनवरी के प्रथम सप्ताह में पोलियो की दवाई पिलाई जाती थी। अब तो थोड़ा कोरोना से डिस्टर्ब हो गया, वरना नवंबर दिसंबर के प्रथम सप्ताह में पिलाते थे। मित्रों, इसी के परिणाम स्वरूप पल्स पोलियो के 27 मार्च 2014 को WHO द्वारा भारत को क्या घोषित कर दिया? पोलियो मुक्त। तो सीधा प्रश्न, भारत पोलियो मुक्त घोषित कब हुआ? 2014। हो गया? लिखो, देखो, भारत सरकार ने पोलियो मुक्त होने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने पोलियो मुक्त होने के उद्देश्य से 1995 में 1995 में
1995 में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। 1995 में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। कौन से अभियान की मित्रों? पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की, जिसके परिणाम स्वरूप WHO मतलब हो गया विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 27 मार्च 2014 को 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया। भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया। तो भारत पोलियो मुक्त कब घोषित हुआ? 27 मार्च 2014 को। हो गया होगा? चले आगे। ये हो गया मित्रों आपका पोलियो। टीका हो गया, खोजकर्ता हो गया और मुक्त हो गया। अगला लिखो रेबीज। रेबीज है ना, लिखो रेबीज। रेबीज, इसी का नाम है मित्रों हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, रेबीज। अच्छे से याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, किसी रोग के पीछे यदि फोबिया लिखा मिले उसका मतलब होता है डर। कभी भी, कहीं पे भी। जैसे हाइड्रो मतलब हुआ पानी, तो हो गया पानी से डर। हिंदी में क्या होता है? जल भित्ति रोग। हाइड्रोफोबिया को हिंदी में जल भित्ति कहते हैं। तो फोबिया मतलब क्या हो गया मित्रों? 100 बातों की एक बात, डर। जैसे एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर, है ना। एग्जाम फोबिया होता है ना कईयों को, एग्जाम से डर। पत्नी फोबिया, मतलब कई तरह के फोबिया रोग होते हैं। नेक्स्ट लिखो इसका एजेंट, रोग कारक। रोग कारक क्या होता है? रैबिडोवायरस। देखो इसका रोग कारक कौन होगा मित्रों? रैबिडोवायरस। संक्रमण कैसे होगा प्यारे मित्रों? संक्रमित कुत्ता, बिल्ली, बंदर इन्फेक्टिव होना चाहिए। देखो संक्रमित कुत्ता, बिल्ली और बंदर के अंदर से ये होता। इन्फेक्टिव, संक्रमित कुत्ता, बिल्ली, बंदर से फैलता। कौन सा रोग? कौन सा होगा मित्रों? रेबीज। जैसे, अच्छा एक प्रश्न, फिर मुझे तो समझाना है ही है पूरा, 2 मिनट रुकना, पहले पूरी बात करेंगे आराम से, फिर लक्षण और उपचार लिख देंगे। अच्छा ये बताओ, ये एक ऐसी बीमारी है जो अपने दैनिक जीवन में जुड़ी हुई भी है, कईयों को कई बार कुत्ता काटा भी है। तो मुझे बताओ कुत्ते काटने के कितने दिन बाद रेबीज होता है? सिंपल सा प्रश्न पूछा बेटा, कोई हाईफाई नहीं पूछा मैंने। कुत्ते काटने के कितने दिन बाद रेबीज रोग होता है?
7 या 8। एक ऑप्शन आ गया मेरा 7 या 8। एक भाई साहब बोले 14, दूसरा ऑप्शन हो गया 14। और बताओ 20 3 हिले तीसरा ऑप्शन। कुल मिला के आप टिप्पालॉजी कर रहे हो, आपको भी पता चल गया ये तो। और अगर आपको पता भी है तो फिर आपने सोचा नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको नहीं आता हो। और कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं प्यारे मित्रों, जो एकदम आराम से शांति से बैठ बैठे सुनते, उनको आता तो भी आराम से सुनते, दिक्कत होती है तो भी सुनते और बाद में क्लास के बाद पूछ लेते। कुछ होते हैं तुरंत बोल देते, कुछ होते हैं जो कि होने दो देखा जाएगा क्या बोलते हैं सर। तो सब भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति के आइडिया और विचार है। तो प्यारे मित्रों, इसका उत्तर होगा, आपने खुद नहीं दे दिया, कभी भी। कोई 7 कोई 4 कोई 5 बोला ना तो आइडिया लग गया ना, कभी भी हो सकता है। यानी कि कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह वायरस कुत्ते के शरीर में जाने पर भी संक्रमित होने के बाद भी निष्क्रिय रह सकता है, और कुत्ता हमें काटे तो हमारी बॉडी में भी निष्क्रिय रह सकता है। और यह वायरस कब सक्रिय हो जाए और रोग कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए कुत्ता जब भी काटे सबसे पहले तुरंत क्या करोगे? मिर्चा नहीं लगानी है? अरे यार, मैंने कहा कुत्ता जब भी काटे सबसे पहले तुरंत क्या करोगे? कैसे मिर्चा लगाएंगे? बेटा देसी नुस्खे खूब सारे होते हैं इंडिया के अंदर। ये आपकी अपनी एक सामाजिक जीवन है जिसमें हमने हमारे समाज के कई सारे रीति रिवाज, मान्यताएं, प्रथाएं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हाँ हाँ, तो सबसे पहले टीका लगाओ। क्यों? इसका कारण, जैसे ही आपको कुत्ता काटे मित्रों, तो रेबीज तो कभी भी हो सकता है ना अगर संक्रमित हुआ तो, और निष्क्रिय हुआ तो सबसे पहले जितना हो सके जल्दी से जल्दी क्या करना है? टीका लगाना। वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन ही बोलते, तुरंत टीका लगाना चाहिए। कारण, अगर रोग हो गया और वो पागल हो गया और उसको हॉस्पिटल ले गया तो वापस नहीं आया। समझ गए मेरे कहने का मतलब? इसका कोई इलाज नहीं है, इसमें नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है। तो आप भी अपने आसपास देख लो, जो पागल हो गया हो, जिसको हॉस्पिटल ले जाया गया हो, भर्ती किया गया हो, वो नहीं है। और जिसको भर्ती नहीं किया, रोग नहीं हुआ, केवल डर हुआ, अरे मेरे को कुत्ता काट दिया अब क्या होगा, टीका ठोक के घर भेज दिया, उसके कुछ नहीं हुआ। समझ में आया मेरे कहने का मतलब? अगर रोग हो गया तो फिर वो गया, इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए तुरंत क्या करना चाहिए? अब बेटा बंदर बिल्ली तो आपको काटती नहीं है, क्योंकि अक्सर बिल्ली अपन से डरती है, और बंदर से आप डरते हो, तो संबंध किससे रहा? इसलिए कुत्ते से ज्यादा होता है। तो लिखो लक्षण, आया समझ में? लक्षण लिखो, रोगी पागल होकर पानी से डरने लगता है, और जो डर गया वो मर गया। लिखो, रोगी पागल होकर पानी से डरने लगता है। रोगी पागल होकर पानी से डरने लगता है। रोगी पागल होकर किससे डरेगा मित्रों? और जो डर गया वो मर गया। डरेगा वो तो मरेगा। नेक्स्ट लिखो, बचाव। उपचार तो है ही नहीं, और बचाव में क्या होगा प्यारे मित्रों? रेबीज का टीका। किसने खोजा था? लुई पास्चर ने।
लिखो रेबीज वैक्सीन, और खोजकर्ता लिखो प्यारे मित्रों लुई पास्चर। खोजकर्ता कौन हो गया? लुई पास्चर। तो ये हो गया आपका रेबीज। बाकी पढ़ेंगे कल, रुको जरा सब्र करना। पहले बालिकाएं प्रस्तुत